हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी उसका ये पार्ट 9 होने वाला है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विजेज़, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स का 1 लाइनर पीडीएफ है, 600 1 लाइनर्स का, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, वो लॉन्च हो गया है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में। आप जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैथ्स का 100 नोट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया? ये किया गया था 1793 में। हम देख सकते हैं यहाँ से कि ईयर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व, जो लैंड रेवेन्यू होगा, उसका लगभग बात करें हम 90% हिस्सा जो है कंपनी को देना होगा और जो 10% भाग है वो अपने पास रखना होगा। ठीक है, हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की जो योजना है वो जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, और जो जमींदार थे वो अभी भी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो इसके कारण की हम बात करें, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जमींदार जो है भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वयं स्वतंत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट से क्या आ गया? वही है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो जो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार जो है मेन रीजन था बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है, बात करें किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आंसर होने वाला है इसका 1885। कब किया गया ये? तो ये किया गया 1885 में। 1885 में हम बात करें तो गवर्नर जनरल, जो हम देखें गवर्नर जनरल तो नहीं, वायसराय रहे होंगे, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, जो कि इनका टाइम पीरियड हम बात करें 1884 से 88 तक रहा गया। ठीक है, और इनके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट एवं बात करें पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो कि क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। सो हम बात करें कौन सा भू राजस्व जो है बंदोबस्त था जिससे सर टॉमस मुनरो जो है संबंधित हैं? तो आंसर होने वाला है इसका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या है सही आंसर? तो आंसर है इसका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, देखेंगे मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन सा संबंधित रहा था? तो आंसर होने वाला है सर टॉमस मुनरो। जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, जो वाइसराइस हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने वैसे भी आपको सारे कवर कराए हुए हैं। सो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं लॉर्ड मुनरो। जबकि हम बात करें जो स्थायी बंदोबस्त था उससे संबंधित कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो इसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था दक्षिण भारत में, जैसे कि हमने देखा अभी मद्रास प्रेसिडेंसी है ना।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की जो स्थापना है वो हुई 1839 में। कब हुई? 1839 में। और 1839 में हम बात करें कि जो गवर्नर जनरल रहे होंगे इंडिया के वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है ना। सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड देखेंगे हम 1836 से 42 तक रहा है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है। और इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो ये सभी दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और आरसी दत्त। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। दादा भाई नौरोजी से तो हमें बहुत कुछ याद रखना है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया था। इनकी बुक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के हम बात करें उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सो आंसर है इसका सर सैयद अहमद खां। ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो कि मैंने अभी आपको बताई है, दादा भाई नौरोजी, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो भी दिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो आंसर है इसका उदारवादी दल, है ना। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के जो सिद्धांत के बारे में पुस्तक है किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। सभी तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो आंसर है इसका कार्ल मार्क्स। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? आंसर इसका दिसंबर 1856। और ये जो है तत्कालिक कारण बना था, जो रिवोल्ट हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 उसका। ठीक है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या बताया मैंने आपका? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो कारतूस थे, जैसे कि उसमें हम बताया, उसमें चर्बी शामिल की गई। ठीक है ना। गाय की और सूअर की जो चर्बी उसमें शामिल की गई। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है जितने भी हिंदू सैनिक थे उसमें वो उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। और सेम जो रीजन था वो क्या था? मुसलमानों के लिए भी था कि उसमें सूअर की चर्बी होने के कारण वो भी उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। और भी कहीं ऐसे रिलीजियस फैक्टर्स थे, तिलक लगाना है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ये तत्कालिक कारण बना था। हम बात करें 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मस्थल है, जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो देखिए, वैसे तो बेसिकली हम इनको झांसी की रानी बोलते हैं, लेकिन इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है। वाराणसी में हुआ था। और हम बात करें इनका जो बचपन का नाम था, ठीक है, जब जो मेन नेम था वो क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है। बचपन में जो है इनको क्या बुलाया जाता था? मनु जो है इनको बुलाया जाता था। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चले, भारत का प्रथम समाचार पत्र। तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो क्या था? बंगाल गजट। ठीक है। बंगाल गजट जो था प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है। और इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है? वैसे तो बेसिकली जितने भी इम्पॉर्टेंट जो समाचार पत्र हैं वो तो याद रखने ही हैं, हम उनको भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो पहला है 1780 में, ठीक है, बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है। और इस समय पूछा जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप जो है सबसे पहले लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805 तक रहे हैं। इनसे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है सहायक संधि, सब्सिडरी अलाइंस। और सब्सिडरी अलाइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य, तो आंसर इसका हैदराबाद के निज़ाम। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर।
ठीक है, और सेंसरशिप जो है इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। 1878 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, तो 1878 का हम बात करें वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन को बेसिकली हम डिस्कस करें तो इनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है कि भारत में जो जनगणना है, मतलब नियमित जनगणना 1881 में, वैसे तो सबसे पहली हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन जो नियमित जनगणना है वो 1881 में इन्हीं के समय से शुरू हुई थी, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। और प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। बात करें 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये शुरू हुई थी कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, तत्कालिक कारण तो हमने इसका देखा ही था। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, जो कि हम बात करें 20 नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जगह जो है वहाँ से जो नेता रहे हैं वो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बरेली से थे खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां, इनको याद रखना है। बात करें हम दिल्ली से, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, और सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। ठीक है, फिर कानपुर से नाना साहिब, जिनको हम बात करें धुंधु पंथ भी कहा जाता था, और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और बरेली मैंने आपको बताया है, फैज़ाबाद मौलवी अहमद उल्लाह, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह। तो ये सभी याद रखेंगे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो ये मुंडा जो विद्रोह है ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये शुरू हुआ था 1895 में। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह आपने सुना होगा। सो हम बात करें बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये पकड़ा गया था 3 मार्च सन 1900 में। ठीक है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, तो वे कौन थे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा की हम बात करें, बेसिकली विद्रोह में आपको बता दूं, जो विद्रोह हैं, एक तो सबसे पहले विद्रोह पूछे जाते हैं औरंगजेब के समय जितने भी विद्रोह हुए हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया के विद्रोह हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। बिरसा मुंडा की हम यहाँ बात कर रहे थे। सो बिरसा मुंडा को जो सोते हुए जो उनके पक्ष में थे, तो ना ही झारखंड, ना उत्तरांचल, ना छत्तीसगढ़, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, हम बात करें जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आदिवासी जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया था ठक्कर बाबा के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन जो है वर्ड यूज़ किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिचुएटेड है। और रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, तो ये करना पड़ा था इनको हीरोज़ का। ठीक है, बात करें रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है हीरोज़ ने कहा था कि मतलब उनकी वीरता से ये प्रभावित हो गए थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली एक मर्द थी। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।